नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हो। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में भारतीय भूगोल की कक्षाओं। जहाँ पिछली क्लास में हमने भारत की सीमाओं का अध्ययन किया था, इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था। और जैसा हमने पिछली क्लास में कहा था कि आज पहले हम आपका एक छोटा-सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक एक ही क्लास में हम कंप्लीट करते हैं, पर आज स्वास्थ्य थोड़ा-सा गंभीर है और जब मैं कह रहा हूँ गंभीर मतलब वाक़ई में स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। तो जितना मुझसे हो पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा कि आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ जो भी हमारे मसले हैं, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, उनको हम कम से कम कवर कर दें और एक और क्लास लेकर के हम भारत की जलीय राशि को भी कवर कर दें, इंडिया की वाटर बाउंड्रीज़ को भी कवर कर दें। ठीक है? तो पहले हम 5 मिनट में सभी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। तो देखिए, कल की क्लास में हमने जाना था कि भारत 15,200 किलोमीटर की सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे लंबी सीमा हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। लगभग 25 से 27% हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनती थी और सबसे कम सीमा हम अफ़गानिस्तान के साथ बनाते हैं। 5 हमारे राज्य ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं। हमारे 5 स्टेट ऐसे हैं जो ना तो ओशियन बाउंड्री बनाते हैं और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा शामिल है। हमारी तट रेखा लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी है। इसमें सर्वाधिक तटरेखा अंडमान और निकोबार के पास है, लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लगभग 2340 किलोमीटर लंबी, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इंडिया के 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती हैं। फिर हमने एक एक देश के बारे में पढ़ना शुरू किया था, एक एक कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसमें सबसे पहले हमने बात की बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से एक ही देश से घुरा हुआ है और वो है बांग्लादेश। इसीलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक विशेष लाइन बनाई गई है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए हर जगह ना एक एक राज्य को हमने रेड मार्क किया। ये इसलिए किया है कि ये वो राज्य है इन 5 में से जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर वेस्ट बंगाल शेयर करता है, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान के साथ राजस्थान, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ असम और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख। ये सारी बातें हमने जानी थी, ये अलग से भी हमने लिख दिया है, ये अलग से भी एक अलग रूप में भी हमने लिख दिया है। देखिए, एक अच्छा प्रश्न बनता है कि हमने ये तो चर्चा कर ली कि भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो कि 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब मान लीजिए कि एक सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए कि उन देशों के नाम बताइए जो भारत के साथ समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं, कोस्टल बॉर्डर भी बनाते हैं और टेरिटोरियल बॉर्डर भी बनाते हैं। तो उसमें एक नाम आएगा पाकिस्तान। देख लीजिए, बिल्कुल पास में ही स्थित है, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, और ये इंडिया। दूसरा नाम उसमें आएगा बांग्लादेश का, और तीसरा नाम आएगा उसमें म्यांमार का। तो ये 3 देश ऐसे हैं, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा तो बनाते ही हैं, जो इंडिया के साथ टेरिटोरियल बॉर्डर तो बनाते ही हैं, पर टेरिटोरियल बॉर्डर बनाने के साथ साथ ये कोस्टल बॉर्डर भी बनाते हैं, ये समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। तो ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो हमने यहाँ एक लिस्ट भी बना दी है अलग से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमने सारे इंपॉर्टेंट स्टेट का एक लिस्ट बना दिया है।
ये देखिए कि बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा पश्चिम बंगाल साझा करता है, नेपाल के साथ यूपी, म्यांमार और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ असम और पाकिस्तान के साथ राजस्थान सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये राज्यों की बात हो रही है, इसमें यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम राज्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे और एक छोटा सा टेस्ट पहले आप लोगों का ले लिया जाए और इसके बाद हम टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी बढ़िया तैयारी है। एक एक प्रश्न आपके सामने आएगा, आप जवाब दीजिएगा और फिर हम उसका समाधान निकालेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो हमने डिस्कस किया था कि सर जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब तो होगा उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर, 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर कर। ठीक, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा कौन साझा करता है तो जवाब होगा यूपी। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए सबसे कम राज्यों से कौन सीमा साझा करता है। तो ध्यान देना, एक हमारा स्टेट है सिक्किम, ध्यान से देखो। अब सिक्किम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी सीमा सिर्फ एक राज्य से लगती है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा सिक्किम की बॉर्डर किसी भी दूसरे स्टेट से कनेक्ट नहीं होती। वो 3 देशों से जरूर जुड़ी हुई है, भूटान, नेपाल और चाइना से, लेकिन सिर्फ एक भारतीय राज्य से सिक्किम जुड़ा हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। ठीक इसी तरह अगर आप देखो मेघालय, ये मेघालय है, दिस इज मेघालय। और कोशिश करो कि अगर यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो एक एटलस जरूर अपने पास रखो, या भारत का एक मैप, ज्यादा है तो अपने फोन में निकाल लो भारत का मैप, उसमें थोड़ा जूम करके देख लिया करो। ठीक, तो इसमें भी अगर आप देखें तो मेघालय की सीमा सिर्फ एक राज्य से लग रही है और वो है असम। वो कौन सा राज्य है? असम। तो ये हमारे 2 सवालों के जवाब हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे PYQ। तो आप ध्यान से देख पाइए इस मैप में कि ये सिक्किम वाला इलाका है, सिक्किम की सीमा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम के साथ लगती है। तो कभी भी अगर सवाल पूछे कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए, जो कि पूछा गया था सवाल कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद दी मोस्ट ऑफ द स्टेट, क्या जवाब होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी, जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। वहीं अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे कम राज्यों से कौन सीमा साझा करता है, उस स्टेट का नाम बताइए जो कि मिनिमम स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, तो जवाब क्या होगा सर? उसका जवाब होगा मेघालय और सिक्किम। सिक्किम की सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है और मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम के साथ लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 17 सवाल है। अभी आ गया वही सवाल जो हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे कम राज्यों से सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य। तो इसके 2 जवाब होंगे सर, एक जवाब होगा सिक्किम, एक जवाब होगा सिक्किम और दूसरा जवाब होगा मेघालय। दूसरा जवाब होगा सिक्किम और आगे बढ़े। सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद द मोस्ट ऑफ द कंट्री। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इंडिया के 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती हैं। लेकिन सवाल यह पूछा गया कि उन 16 राज्यों में से कौन से राज्य हैं जो सर्वाधिक के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए मैप में देख लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे तो इसमें कुछ राज्यों के नाम आएंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक नाम आएगा सिक्किम का, एक नाम इसमें किसका आएगा? तो एक नाम तो इसमें आएगा सिक्किम का।
कैसे सर? अगर आप सिक्किम को ध्यान से देख पाए तो सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ लग रही है। एक तरफ इसकी सीमा चाइना के साथ लग रही है, दूसरी तरफ इसकी सीमा नेपाल के साथ लग रही है और तीसरी तरफ इसकी सीमा भूटान के साथ लग रही है। तो पहला नाम तो हो गया सिक्किम, जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लग रही है। लेकिन क्या एक ही राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लग रही है? तो गलत। अगर आप ध्यान से और देख पाए तो एक और राज्य आएगा, अरुणाचल प्रदेश। एक और राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर पूर्वी सीमांत राज्य के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। तो इसकी एक सीमा आप देखें तो चाइना से लग रही है, दूसरी सीमा इसकी भूटान से लग रही है और तीसरी सीमा इसकी म्यांमार के साथ लग रही। दूसरा राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश कि इनकी सीमा आप देख पाए कि 3 देशों के साथ लग रही है। तो सिक्किम की सीमा कितने देशों से? 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चाइना। अरुणाचल की सीमा कितने देशों से? म्यांमार, भूटान और चाइना। अब कल हमने आपसे यही कहा था कि जो व्यक्ति मैप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, कई बार हमें लगता है कि सर ये क्या ही पढ़ा रहे हो आप, भारत का सामान्य परिचय, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या रीजन होता है? बेसिक गलतियां करते हैं, बहुत बेसिक गलतियां। और ये सारे सवाल PYQ है, आप उठा करके देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ये सवाल मिलते हैं। और जो हम ये गलतियां करके आते हैं ना तो बहुत चुभता है कि बताओ हमने इतनी मेहनत की विषय के ऊपर और ऐसे बेसिक क्वेश्चन हम गलत करके आ गए। तो वही हमें कोशिश करनी है कि एक बार पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ लें कि वो हमेशा के लिए कॉन्क्रीट हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक और राज्य है अभी। अब कौन है सर? एक राज्य है वेस्ट बंगाल। ध्यान से देखो, एक और राज्य है सर और उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। अब अगर आप वेस्ट बंगाल को ध्यान से देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है इस तरीके से। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है इस तरीके से, लाइक दिस। यहाँ भी यहाँ आप देख, अब वेस्ट बंगाल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 3 देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पास ये नेपाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये भूटान से जुड़ा है और यहाँ ये बांग्लादेश से। तो वास्तव में देखा जाए तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। और सिक्किम जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो वास्तव में भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब अगर आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की बॉर्डर भी 3 देशों से जाकर के जुड़ती है। देख पाए, जरा ध्यान दें लद्दाख की बॉर्डर में। तो लद्दाख का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ चाइना है। ठीक है, लद्दाख के इस हिस्से में पाकिस्तान है और इस हिस्से में अफगानिस्तान। तो भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ जुड़ रही। तो भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला सॉरी सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसके 3 जवाब होंगे सर। इसके 3 अलग अलग आंसर होंगे। एक जवाब होगा इसका, एक आंसर होगा वेस्ट बंगाल, दूसरा जवाब होगा इसका सिक्किम सिक्किम और तीसरा जवाब होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। और अगर यूटी पूछता तो यूटी में जवाब होता लद्दाख। ये सब 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये लद्दाख है क्योंकि लद्दाख की सीमा 3 देशों के साथ जुड़ती है। जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ एक देश से लगी हुई है और वो है पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान। ठीक है जी, चलिए। 3 समुद्रों वाला भारतीय शहर, इंडियन सिटीज विद दी 3 कोस्ट लाइन।
ठीक है, आइए देख लेते हैं। 3 समुद्रों वाला भारतीय शहर कौन-सा है? तो 3 समुद्रों का मिलन कन्याकुमारी में होता है दोस्तों। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, तो तमिलनाडु के बिल्कुल कोने में हमें कन्याकुमारी मिलेगा, जहाँ केप केमुरिन भी है। ये देखिए यहाँ 3 समुद्र आकर के मिलते हैं। एक यहाँ अरब सागर आकर के मिलता है, दूसरा यहाँ हिंद महासागर आके मिलता है और तीसरा यहाँ बंगाल की खाड़ी का पानी भी आकर के मिलता है। तो ये जो कन्याकुमारी वाला इलाका है, ये 3 समुद्रों का संगम कहलाता है और इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। ये 3 समुद्रों का संगम या त्रिवेणी कहलाता है प्यारे दोस्तों, कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 समुद्रों का शहर किसे कहा जाता है? तो 3 समुद्रों का जो शहर है वो कन्याकुमारी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन से हैं? तो अब ये तो हमें वैसे भी याद है सर, हमने पिछली क्लास में इन सभी बातों की चर्चा की थी कि जब हम सबसे बड़े राज्यों की बात करते हैं तो उसमें पहले स्थान पर आता है राजस्थान। उसमें पहले स्थान पर आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है यूपी। ठीक है, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये सबसे बड़े 4 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़े 4 राज्य हैं। ये राजस्थान का क्षेत्रफल भी है, ये राजस्थान का एरिया भी है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम छोटे राज्यों की बात करें कि सर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है गोवा। गोवा के बाद उसमें आता है सिक्किम। ये भारत के सबसे छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के आधार पर, बेस्ड ऑन दी एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे छोटे राज्य हैं। फिर एक नाम है त्रिपुरा और एक और नाम है नागालैंड। एक और गोवा बहुत छोटा राज्य है दोस्तों। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसका टोटल एरिया जो है वो ऑलमोस्ट 3700 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना छोटा राज्य है आप समझ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा इज अ वेरी स्मॉल स्टेट। गोवा इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टेट। तो ये भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से 4 सबसे बड़े राज्य हैं। ये भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से 4 सबसे छोटे राज्य हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था, एक मैप आपको दिखाया था। आई थिंक इससे पहले जो क्लास हुई थी 2, उससे पहले आपको दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे बड़े राज्य हो गए और सबसे छोटे राज्य भी हो गए क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अब समुद्री सीमा के बारे में, कोस्ट लाइन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सर भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश, भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 11,98 किलोमीटर है। और ये जो 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ये भारत के 9 राज्य अर्थात 9 स्टेट और भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं। सबसे लंबी अगर हम राज्यों में बात करें तो गुजरात, गुजरात के साथ हमारी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और वहीं सबसे छोटी कोस्ट लाइन गोवा के साथ। अगर हम यूटी में बात करें तो यूटी में नंबर 1 पर आता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार ये नंबर 1 पर आता है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। अंडमान निकोबार की 3000 किलोमीटर के आसपास की सीमा है, वहीं गुजरात की 2300 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। तो नंबर 1 पर राज्यों में गुजरात है और ओवरऑल अंडमान और निकोबार नंबर 1 पर आता है। तो ये सबसे लंबी समुद्री सीमा की बात है, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हम ऐसे ही प्रश्न लाएंगे। एक्चुअली हमारे ना एक बहुत बहुत ही जिन्हें हमको सब नॉलेज दिया है,
हमारे गुरुदेव हैं अजय सर, तो वो हमसे कहा करते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे वो हमको और साइंस पढ़ाते थे, तो वो हमसे कहा करते थे कि आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि कभी आपको विकल्प की जरूरत ना पड़े। और जब आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है ना कि बिना ऑप्शंस के आपको आंसर पता होते हैं, तब आप कहते हैं कि आपने प्रिपरेशन वाकई जोरदार की है, आपकी तैयारी बहुत अव्वल दर्जे की है। तो हम जब भी, मैं आपका क्लास में टेस्ट लूंगा, ऐसे टेस्ट होते रहेंगे बीच बीच में, फिर एक बार टेस्ट ले लेंगे, तो मैं इसी रूप में टेस्ट लूंगा आपका, ताकि हम रिवीजन भी कर सकें और यह भी देख पाऊं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। क्योंकि क्विज तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, क्विज आपको हर क्लास के बाद दे रहे हैं, तो वो तो आपको लगाना ही है। क्लास में भी रिवीजन कर लोगे तो बढ़िया तैयारी हो। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद है सबसे छोटी समुद्री सीमा। तो अभी आपको बता दिया कि इसका सही जवाब होगा गोवा। बहुत ही छोटी सी कोस्ट लाइन है, लगभग 193 किलोमीटर के आसपास। फिर है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये हमने डिस्कस किया था कि लद्दाख भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के से सीमाएं साझा करता है? अच्छा, वह कौन सा जिला है, जिला पूछा गया है। अब फिर से मैप याद कीजिए, हमने यूपी के बारे में पढ़ा था, और जब हम यूपी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने सोनभद्र की बात की। वहां हमने सोनभद्र के बारे में पढ़ा था कि ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब ध्यान से ये मैप देखिएगा, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, दिस पर्टिकुलर रीजन, यहां पर है सोनभद्र जिला। सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। और ये देखें, ये एमपी से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बिहार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और झारखंड से भी बॉर्डर शेयर कर। तो 4 राज्यों से सोनभद्र जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। कितना मजा आता होगा इनको पेट्रोल डलवाने में, जहां पर भी वैट कम है वहीं जाके पेट्रोल भरवा लो, है कि नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन राज्यों का नाम बताइए जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमाओं से जलीय राशियों से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। ना तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं और ना ही वाटर बॉर्डर बनाते हैं। तो हमने देखा था सर कि भारत में 5 ऐसे राज्य हैं, इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जो ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। उन 5 राज्यों के नामों में, उन 5 राज्यों के नामों में शामिल है हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा का निर्माण करते हैं, ना ही वाटर बाउंड्री को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उन राज्यों का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न, इतना अच्छा प्रश्न है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं और जलीय सीमा भी बना रहे हैं। चलो इस पे थोड़ी बात करते हैं। प्रश्न को समझ रहे हो ना आप लोग? वो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी बना रहे हो और जलीय सीमा भी बना रहे हो, वाटर बाउंड्री भी बना रहे हो। अब देखो, हमने ये देखा कि भारत के 16 राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और हमने देखा कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें अगर हम चर्चा करें गोवा, तो गोवा जलीय सीमा तो बना रहा है, पर क्या इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है? बिल्कुल नहीं। गोवा जलीय सीमा तो बना रहा है, लेकिन क्या इंटरनेशनल? बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। इसी तरीके से कर्नाटक जलीय सीमा बनाता है पर अंतरराष्ट्रीय नहीं। केरल जलीय बनाता है पर अंतरराष्ट्रीय नहीं। तमिलनाडु की भी यही कहानी है, आंध्र की भी यही कहानी है, और उड़ीसा की भी यही कहानी। ये जलीय सीमा तो बना रहे पर अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहे। वहीं अगर आप राजस्थान, पंजाब, यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सबको देखो तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बना रहे पर ये जलीय सीमा नहीं बना रहे। सिर्फ 2 राज्य आपको ऐसे मिलेंगे, 2 स्टेट आपको ऐसे मिलेंगे, एक गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल, जो जलीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं।
जो वाटर बाउंड्री भी बना रहे हैं और एक लैंड बाउंड्री भी बना रहे हैं। और 3 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो हमारे साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं, कोस्टल बॉर्डर भी बनाते हैं और लैंड बॉर्डर भी बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा कंसेप्ट है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और इसीलिए कह रहा हूं मैप पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यही एक रीजन है कि इंडियन ज्योग्राफी में ना 3-4 चैप्टर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक भारत का सामान्य परिचय, और मैं भरपूर समय लेता हूँ उस चैप्टर में, 8, 6, 8, 7 क्लासेस जितना भी लगता है, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है। पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अगर आपको राज्य और उनकी राजधानियां बेसिक तरीके से नहीं पता, तो फिर इंडियन ज्योग्राफी के आपके फंडामेंटल कैसे बनेंगे, कैसे आप इसकी फाउंडेशन अच्छी करोगे। ठीक है, इसी पर हमें इमारत बनानी। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, जहां हम भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे, वो भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। सबसे बड़ा टॉपिक है, पर वो पढ़ना बहुत अच्छे से होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो 2 राज्य हैं सर, एक है गुजरात और दूसरा है पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट, भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? विद whom डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? तो क्या जवाब होगा कि बांग्लादेश के साथ साझा कर। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? सर भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है कि पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? बढ़िया प्रश्न है सर। हम यह भी देख चुके हैं कि सर पुडुचेरी का जो विस्तार है ना, वो 3 राज्यों में है, 3 अलग अलग स्टेट में, या उसके पास जुड़ा हुआ है। बेहतर शब्द ये होगा कि 3 राज्यों से उसकी सीमाएं जुड़ती है, 3 स्टेट से उसकी बाउंड्री कनेक्ट होती। जैसे एक आप यहां देख पाए तो आंध्र प्रदेश के साथ, जहां उसका यनम वाला हिस्सा है, केरल के साथ जहां उसका माहे वाला हिस्सा है, और तमिलनाडु के साथ जहां पुडुचेरी और कराईकल वाला हिस्सा शामिल है। तो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, फ्रांस की बस्ती थी और बाद में फ्रांसीसी से छोड़ के गए। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती? तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री का जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर के ये मानक समय रेखा गुजरती है, और भारत के अलावा श्रीलंका भी इसी रेखा को मानता है। श्रीलंका भी इसी को अपनी इंटरनेशनल टाइमलाइन। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो तीनों ओर से एक ही देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। दैट इज सराउंडेड बाय दैट इज सराउंडेड बाय द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द सेम कंट्री बाय द 3 साइड। तीनों तरफ से एक ही सीमा रेखा से घुरा हुआ है। तो कौन सा है? वो है त्रिपुरा। कि सर त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, इस तरह से त्रिपुरा की सिचुएशन है, जो यहां से यहां से यहां से हर जगह से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए त्रिपुरा, और आप देखेंगे कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक स्पेशल लाइन बनाई गई है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे मुख्य सवाल थे। अभी एक और टेस्ट भी लूंगा जब हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो क्विजेस तो है ही है, उसमें तो आपको कुछ सारी मिलनी ही है, पर ये सारे प्रश्न भी आप लगाइए, इनसे एट द एंड आपका बहुत फायदा होगा। आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और आप भी अपनी तैयारी को जांचते रहिए, परखते रहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, किस तरह के संबंधों को भारत साझा करता है, किस तरह के रिलेशन को इंडिया शेयर करता है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ। तो इसमें हम भारत और बांग्लादेश की चर्चा करेंगे, भारत और चीन की चर्चा करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे,
भारत और नेपाल के बारे में, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, और साथ में हम भारत और भूटान के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिया और भूटान के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भारत किस तरह के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, कौन कौन से वो भौगोलिक विवाद हैं, कौन कौन से वो ज्योग्राफिकल मैटर्स हैं जो दोनों देशों के बीच में रिजॉल्व हो गए हैं या रिजॉल्व होना बाकी है। बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से एक दो प्रश्न बनते रहते हैं अक्सर, इसीलिए इनको ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम बांग्लादेश के साथ बात करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस तरह के संबंध है, क्या चीजें हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा भारत व बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, ठीक। अब हम कुछ बातें ऑलरेडी जानते हैं, कुछ बातें हमें ऑलरेडी पता है दोनों देशों के बारे में। जैसे हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं साथियों कि भारत अपनी सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इंडिया जो अपनी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। दैट इन, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें यह बात पता है कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। दैट इंडिया शेयर्स विद दी बांग्लादेश। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी से। तो जब आप इस बॉर्डर को देखते हो तो ये बांग्लादेश है, ये इस पूरी की पूरी टेरिटरी में आप बांग्लादेश को देख पा रहे हो, और भारत के राज्य जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं उसमें एक नाम आता है, में एक नाम आता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ असम है, असम, यहाँ मेघालय है, अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, यहाँ त्रिपुरा है, और इस जगह पर आप जाओगे तो मिजोरम मिले। ठीक, तो पहला पॉइंट जो हमें ऑलरेडी पता है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं, और 5 में से सबसे ज्यादा करता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो सिर्फ इस 4000 में से लगभग 2200 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल, इस 4000 किलोमीटर में से 2200 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो लगभग वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये देख पाए कि सर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच में। देखो, सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा को ही माना गया था। रेड क्लिफ बॉर्डर आज भी भारत और बांग्लादेश के बीच में काम करती है, जो कि सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। 1971 से पहले बांग्लादेश का कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं था। इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था। फिर आप जानते हैं कि 1971 में, 1971 में मुक्ति वाहिनी अभियान के तहत, मुक्ति वाहिनी अभियान के तहत जिसमें भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, इस देश का गठन होता है। तो 1971 में ही यह गठन हुआ है इस देश का। ठीक है, अब इशू क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भारत और बांग्लादेश की जो पूरी की पूरी सीमा है ना, वो बहुत ही ज्यादा, बोलते हैं ना, पचड़म पचड़ी वाली सीमा। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? उस पूरे क्षेत्र में डेल्टाई रीजन है। अब डेल्टा में क्या होता है ना कि नदियां कभी भी अपनी दिशा बदल देती हैं, पूरा दलदली इलाका है और पूरा समतल इलाका है, कोई भी पहाड़ी वगैरह कुछ देखने नहीं मिले, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम डेल्टा क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो 2 नदियां मिलकर के बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश।
तो ये पूरा रीजन बहुत ही खतरनाक टेरिटरी है। ऐसा 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 है तो बहुत ही एक्सट्रीम। तो इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में आज भी आप देखोगे तो बहुत स्पष्ट सीमा नहीं है, बहुत क्लियर बॉर्डर नहीं है दोनों के बीच, बहुत स्पष्ट सीमा नहीं है दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में स्पष्ट सीमा का अभाव है, दोनों के बीच में एक क्लियर बॉर्डर नहीं है। कारण क्या है? डेल्टाई क्षेत्र का होना, दलदली क्षेत्र का होना। डेल्टाई क्षेत्र में होता यह है कि नदियां, एक नदी बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, ऐसे मल्टीपल स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है और दलदलों का निर्माण कर लाइक दिस। तो फिर आसान नहीं होता ना, कभी पानी ज्यादा है कभी पानी कम है, और यहाँ किसी भी धारा की दिशा तय नहीं होती, वो कभी भी अपनी दिशा को बदल सकती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, एक एक करके हम मुद्दों को समझ लेते हैं कि दोनों देशों के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इशू हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम उसमें सुंदरबन डेल्टा का ही आता है। सबसे पहला नाम उसमें सुंदरबन डेल्टा का ही आता है। जैसा हमने आपको बताया कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट रिवर डेल्टा। और ये कौन बनाता है? तो ये गंगा और उसकी सहायक ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए, भारत में 90 से ज्यादा रामसर साइट है। तो भारत की क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इंडिया का ये सबसे बड़ा रामसर साइट है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सुंदरबन डेल्टा है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और जो विवाद की जड़ है वो है माता भंगा नदी। ठीक है, एक नदी है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था, माता भंगा नदी। अब ये जो माता भंगा नदी है ना, ये दो जगह पर सीमा बनाती है। एक तो करीमपुर, और मतलब करीमपुर वाला इलाका है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये सीमा बनाती है। और जब ये सीमा बनाती है ना, तो ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, ये अपने रूट को चेंज करती है। और जब कोई भी नदी अपने रूट को चेंज करेगी, कोई भी नदी अपने स्ट्रीम पाथ को चेंज करेगी, तो सीमा निर्धारण करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो एक छोटी सी रिवर है माता भंगा नदी, पर यह भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा विवाद का कारण है। कई बार ये अपना रास्ता बदलती है, जिससे दिक्कत जाती है। एक नदी मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ, बस याद रखना, उतना जरूरी नहीं है। देखो, बांग्लादेश म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। अगर आप ध्यान से मैप देखोगे ना, तो उस मैप में आपको दिखाई देगा कि जो बांग्लादेश है वो म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है। देखिए, इस जगह पर, ये वो जगह है जहां वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बना रहा है। तो यहाँ एक नदी है, और इस नदी का नाम है नफ। बस बता रहा हूँ, कई बार कंफ्यूज मत होना इसलिए। ये नफ नाम की नदी है, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती, म्यांमार और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। ठीक है, अब तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा जो इशू है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो तीस्ता नदी को लेकर, तीस्ता रिवर को लेकर के। देखो, तीस्ता एक ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति भारत से होती है, जिसका ओरिजिन इंडिया से होता है। ध्यान से समझना एक एक बात को, जिसकी उत्पत्ति भारत से होती है, जिसका जो ओरिजिन है ना वो इंडिया से होता है, लेकिन फिर ये बांग्लादेश चली जाती है बहते हुए। इसकी उत्पत्ति भारत से होती है, इसका ओरिजिन इंडिया से होता है पहले। तो भारत में सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। ये जो सिक्किम वाला इलाका है, यहाँ से तीस्ता का ओरिजिन। ठीक है, सिक्किम से, सिक्किम के पास एक जेमू ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है। अब सिक्किम के बाद ये वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल जाती है, और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश जाती है। तो इसका रूट बड़ा क्लियर है कि यार, ये जो नदी है तीस्ता नदी, ये सिक्किम से शुरू होगी, और सिक्किम के बाद ये वेस्ट बंगाल जाएगी, और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश पहुंचेगी, और वहां ये ब्रह्मपुत्र से जाकर के मिल जाएगी।
अब जब भी कोई नदी दो या दो से अधिक देशों में बहती है ना, हमेशा उस नदी के पानी को लेकर के विवाद होता है। हमेशा उस रिवर के वाटर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से यही नियम रहा है कि जब भी कोई नदी एक या एक से अधिक देश से हो, दो देश या दो से अधिक देशों से होकर के बहती है तो विवाद होगा। अब बांग्लादेश हमेशा ये डिमांड करता है कि हमें ज्यादा पानी यूज करने दो। भारत कहता नहीं यार, हमें भी पानी की जरूरत है, विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल। तो दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ 1983 में। 1983 में दोनों एक समझौता करते हैं और उस समझौते में यह कहा गया कि तीस्ता का पानी भारत 39% यूज करेगा, जो बांग्लादेश है वो तीस्ता का पानी 36% यूज करेगा, और रिवर के लिए, नदी के लिए 25% पानी छोड़ दिया जाए। तो ये दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ। अब बांग्लादेश ये कोशिश करता है कि हम इसको अमाउंट को बढ़वा लें। वो कह रहा है कि नदी वाले हिस्से को कम कर दो, आप भी अपना 3% बढ़ा लो और हमारा भी 3% पानी बढ़ा दो। तो वो कहता है कि नदी वाले हिस्से को खत्म करते हुए आप इसको हमारे और आपके बीच में पानी को बांट लेते हैं। पर अभी ये मामला अटका हुआ है, तो तीस्ता को लेकर के भी एक विवाद है। अब एक और नदी है, वो है गंगा। गंगा भी आप देखते हैं कि गंगा भी बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अब गंगा नदी का स्ट्रीम भी कुछ ऐसा है प्यारे दोस्तों, जैसे ये भारत है और भारत के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा की एक वितरिका है जिसका नाम है हुगली। गंगा की एक वितरिका है जिसका नाम है हुगली, और हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता बंदरगाह बना हुआ। हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता बंदरगाह बना हुआ है। मैं आपको ना मैप में समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज। तो जब आप भारत का मैप देखते हो ना, राज्यों के साथ वाला ही यूज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जब आप भारत का मैप देखते हो तो गंगा भारत की लाइफलाइन है, इंडिया की लाइफलाइन है। अब पूरा मैप नहीं बनाएंगे हम गंगा का, आप बस ऐसे इसको फॉलो कीजिएगा कि यार ये गंगा नदी है, ये इस तरीके से होते हुए फिर ये बांग्लादेश पहुंच जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए यहाँ गिर जाती है। अब मामला ये है कि गंगा की एक वितरिका है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि यहाँ से निकलती है, जो कि यहीं से निकलती है, और इसी के किनारे कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। इसी के किनारे कलकत्ता बंदरगाह स्थित है और इस वितरिका को कहा जाता है हुगली, दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी। कोलकाता पोर्ट बना हुआ, कलकत्ता पोर्ट बना हुआ है इस नदी के किनारे और ये हुगली है। देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है सहायक नदी और एक होता है वितरिका। ठीक है, एक होता है सहायक नदी और एक होता है वितरिका। जब एक नदी में दूसरी नदी आकर के मिलती है तो इसे हम ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी बोलते हैं। जब एक नदी से कोई दूसरी नदी निकल जाती है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका का नाम देते हैं। तो हुगली गंगा की एक वितरिका है। अब इसके किनारे कलकत्ता बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व का लंदन कहलाता है, लंदन ऑफ ईस्ट कहलाता है। तो हुगली नदी में गाद की समस्या बहुत ज्यादा है, सिल्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सिल्ट मतलब बारीक रेत, बहुत ही बारीक रेत। तो उसकी वजह से कलकत्ता बंदरगाह की गहराई कम हो जाती है, उसकी वजह से कोलकाता पोर्ट की डेप्थ कम हो जाती है। अब जब गहराई कम हो जाएगी तो आप बड़े जहाज नहीं ला सकते, आप बड़ी शिप को नहीं ला सकते। मैन्युअली आप कितना हटाओगे, पॉसिबल तो है नहीं। दूसरा, यहाँ बाढ़ वगैरह भी आती रहती है बहुत ज्यादा। तो भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि यार जो बांग्लादेश वाला इलाका है ना, यहाँ हम एक बैराज बनाएंगे और यहाँ पर फरक्का बैराज बनाया। देखो, बैराज और डैम में अंतर ये होता है, 1974 के आसपास बैराज और डैम में अंतर ये होता है कि जो बैराज है ये पानी की दिशा को मोड़ने के लिए बनाया जाता है, जबकि डैम में पानी को कलेक्ट भी किया जाता है। तो बैराज कई जगह पर बने हुए, तो यहाँ फरक्का बैराज बनाया गया और इसके थ्रू जो पानी है वो हुगली में ट्रांसफर किया गया।
तो इसको लेकर के भी विवाद की स्थिति बनी रहती है कि आप ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो, आप ज़्यादा पानी यूटिलाइज कर रहे हो। पर्यावरण के जो संरक्षक हैं वो भी इस पे कहते हैं कि ये सही नहीं है। हिल्सा नाम की एक मछली का विवाद सामने निकल के आया कि जब से फरक्का बैराज बना है, हिल्सा नाम की मछली ने आना बंद कर दिया है। तो ये दूसरा विवाद है जो गंगा नदी को लेकर के है। तो अगले विवाद में हम लिख सकते हैं कि फरक्का बैराज। एक और विवाद कौन सा है? एक विवाद है फरक्का बैराज। इस तरह फरक्का बैराज वाला इशू भी है जो कि मुर्शिदाबाद में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, अगर मैं सही हूं तो यहीं पर शायद अरिजीत सिंह का घर है। यहीं पर फरक्का बैराज बना हुआ है जिससे हुगली नदी को पानी ट्रांसफर किया। तो सुंदरबन डेल्टा हो गया, माता भंगा नदी, तीस्ता नदी, फरक्का बैराज, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब मुद्दे यहाँ पे खत्म तो होते नहीं है, मुद्दे कभी खत्म हुए हैं क्या? तो एक और मुद्दा है। अब कौन सा मुद्दा है सर जी? एक मुद्दा और है तिपाई मुख बांध। कौन सा मुख बांध? तिपाई मुख बांध, तिपाई मुख डैम। ये मणिपुर में है और ये बराक नदी पर बना हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गए हजार। सर मणिपुर तो बांग्लादेश के साथ सीमा भी साझा नहीं करता, मेघालय करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर तो सिर्फ म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो तिपाई मुख बांध मणिपुर पे बना हुआ है, वो भी बराक नदी पे बना हुआ है। बांग्लादेश को इससे क्या दिक्कत? बांग्लादेश को दिक्कत यह है कि जो बराक नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। जो बराक रिवर है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इन्होंने कहा कि आप अगर बराक पर टिपाई मुख बांध बनाओगे तो बराक में पानी कम होगा, और अगर बराक में पानी कम होगा इसका मतलब ब्रह्मपुत्रा में पानी कम होगा। तो इस पर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, इस पर भी इन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है। ठीक है, चलो एक और मुद्दा हो गया। बस बेसिक बेसिक ना जानकारी होनी चाहिए। बेसिक सवाल ही पूछता है कि कौन सा विवाद किसके बीच में है। फिर एक छठवां मुद्दा और है और इसे कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। ये प्रश्न भी पूछा गया है। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद। अब सर ये क्या चीज है 3 बीघा कॉरिडोर? ये कैसा विवाद है, जरा इसको समझाइए। और यहीं से हम जोड़ देते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। दोनों बातें क्या हैं जरा समझना। देखो, जे भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है ना वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस प्रकार की बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये भारत वाला इलाका है और यहाँ मान लीजिए कि ये बांग्लादेश वाला इलाका। कोई दिक्कत नहीं होती अगर बॉर्डर ऐसी होती, ये बांग्लादेश वाले ये भारत वाले, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जैसा हमने बताया कि डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत से द्वीप कई बार बनते हैं, बहुत सी धाराएं कई बार आती हैं, तो बाउंड्री ऐसी हो ही नहीं पाती। अब इस चक्कर में हो ये गया कि भारत के कुछ इलाके यहाँ हैं। मैं ब्लू से आइडेंटिफाई करूंगा भारत, ये भारत का एक इलाका यहाँ, एक भारत का इलाका इसके अंदर पहुंच गया, एक भारत का इलाका यहाँ पहुंच। क्यों? क्योंकि पहले नदी यहाँ से निकलती थी तो नदी को सीमा बनाए, अब वो नदी यहाँ से आ गई तो अब ये अलग अलग हो गए। दूसरा, बांग्लादेश के भी कुछ इलाके हैं, बांग्लादेश का एक इलाका यहाँ, बांग्लादेश का एक इलाका मान लो यहाँ, बांग्लादेश का एक इलाका मान लो यहाँ। अब कितनी बड़ी समस्या है आप खुद सोच करके देखो कि भारत का क्षेत्र है चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश का एरिया है जो चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। इतनी भयंकर स्थिति है, इतनी टिपिकल सी सिचुएशन। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया, कैसे इसे ठीक किया? तो ऐसे क्षेत्रों जो चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरे होते हैं, इन क्षेत्रों को कहा जाता है एनक्लेव। इन क्षेत्रों को कहा जाता है अंतः क्षेत्र। इन्हें क्या कहा जाता है? एनक्लेव या अंतः क्षेत्र। तो इसके बहुत कोशिश की गई इसको रिजॉल्व करने की। अब ऐसे ही बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश है ही पूरा का पूरा, ये पूरा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का एनक्लेव है एक, बांग्लादेश का ये एनक्लेव है यहाँ दोहाग्राम और अंगपोता। तो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है अंगपोता वाला, ये भारत में आ रहा है
और ये दोहा वाला इलाका है, जो तो बांग्लादेश है ही है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया। इनको आपस में जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया और इसी कॉरिडोर को कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार वाले इलाके में, क्योंकि आप खुद सोचो ना कितनी दिक्कत जाएगी। अब ये चारों तरफ से भारत से घिरे हैं, उनके दोस्त यार यहाँ रह रहे हैं। भारत से हर बार जाना है तो कहेंगे वीजा दिखाओ भाई, बिना वीजा के कैसे जाने देंगे, बॉर्डर तो क्रॉस कर नहीं सकते आप, ये तो इलीगल मामला है, दिस इज इलीगल। तो फिर इस बात का समाधान निकाला गया और 3 बीघा कॉरिडोर बना दिया। लेकिन ये समस्या और भी बड़ी है। ऐसे एक दो इलाके तो थे नहीं, तो क्या हर जगह आप कॉरिडोर बनाते रहोगे? हर जगह आप कॉरिडोर बनाओगे? इन लोगों का जीवन नरक से भी बुरा हो रखा था। इन लोगों का जीवन वर्स देन दी हेल, क्योंकि कोई अधिकार नहीं है, कोई भी राइट्स नहीं। तो फिर एक डिसीजन लिया गया कि यार जो भी इलाके भारत के बांग्लादेश में है वो क्यों ना बांग्लादेश को ही दे दें। जैसे ये सारे के सारे टेरिटरी किसकी हैं? बांग्लादेश की। तो ये भारत की है तो किस, लेकिन है कहाँ? बांग्लादेश से घिरी हुई है, तो ये सब बांग्लादेश को दे दो। और जो बांग्लादेश के इलाके भारत में है वो भारत को दे दिए जाए। अगर इतना आप कर दोगे तो समस्या का समाधान हो गया। तो इसलिए भारत में किया गया 100वां संविधान संशोधन 2015। और भारत के 111 एनक्लेव कहाँ पर थे? बांग्लादेश में थे। तो भारत के 111 एनक्लेव किसको दे दिए गए? बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिए गए। और उसी तरह बांग्लादेश के लगभग 51 एनक्लेव भारत में थे, तो वो बांग्लादेश ने भारत को ट्रांसफर कर दिए। इसी को कहा जाता है भूमि समझौता, इसी को लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट कहा जाता है। और इसी समझौते के बाद दोनों देशों के नागरिकों का जीवन बहुत बेहतर हो गया, इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। और आखिरी विवाद जो दोनों देशों के बीच में है वो है प्यारे दोस्तों अवैध प्रवास को लेकर के, इलीगल माइग्रेशन को लेकर के। अवैध प्रवास, देखिए जैसे ही पाकिस्तान ने अब पूर्वी पाकिस्तान पे अत्याचार बढ़ाना शुरू कर दिया तो लोग भारत की तरफ माइग्रेट होने लगे। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में लोग आने लगे। असम में इसका विरोध बहुत ज्यादा हो गया, असम में बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया। ऑल असम स्टेट यूनियन, आसू कहा जाता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा विद्रोह कर दिया, हिंसक विद्रोह हो गया। इतना बड़ा विद्रोह हो गया कि खुद प्रधानमंत्री को इसके बीच में आना पड़ा, खुद प्राइम मिनिस्टर को इनके बीच में आना पड़ा। और 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और आसू के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और कहा गया कि मार्च 1971 से के बाद जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। और यही कारण है कि असम में एनआरसी लागू की जाएगी। एनआरसी उन राज्यों में लागू की जाती है, एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसमें भारत के नागरिकों के नाम दर्ज है। तो इस एनआरसी को यहाँ लागू किया। ठीक है, दैट वाज द इशू। ठीक है, दैट वाज द इशू। तो ये चीज आपको समझनी होगी प्यारे दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य विवाद है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये प्राइमरी इश्यूज। तो आइए एक बार ये सारी बातें हम मैप में और समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं। परेशान नहीं होना है, हर चीज का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है, दिक्कत नहीं जाए। सबसे लंबी सीमा है पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ी सीमा स्पष्ट है। मुख्य विषय माता भंगा नदी हो गया, सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मैंग्रोव वन, नफ नदी भारत और बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है, फिर ये अवैध प्रवासन है, मुक्ति वाहिनी आंदोलन हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है, 100वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया। इंग्लिश में भी पूरा कंटेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। फिर यहाँ देखें तीस्ता नदी है, सिक्किम से निकलती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है, फिर बांग्लादेश जाती है।
3 बीघा कॉरिडोर है कूच बिहार पश्चिम बंगाल में, जो बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता को कनेक्ट करता है। तिपाई मुख बांध है मणिपुर में बराक नदी पर। फरक्का बैराज मुर्शिदाबाद में। ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह में गाद की समस्या को दूर करने। एक और बात रह गई थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें हैं, मैत्री, बंधन और मिताली। मैत्री, बंधन और, तो यही है भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख मुद्दे। ये देखिए वो फरक्का बैराज का इलाका है जिसमें हुगली है जो विश्वासघाती नदी है। कलकत्ता बंदरगाह दिख रहा होगा, इसी से पानी डाइवर्ट किया जाता है। ये हिल्सा मछली है, ये सारी चीजें। ठीक। तो ये हमारा एक टॉपिक था, ये हमारा एक टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया। ऑल्दो आज की ही क्लास में सारे पड़ोसी हमें कंप्लीट करने थे, पर स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है दोस्तों, तो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चाइना, श्रीलंका, इन सभी के बारे में हम बात। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। जय हिंद।